हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब कल परसों में ही DSSB ने जो कि पार्ट 2 का सिलेबस आपको नहीं बताता था, वो भी बता दिया है। और एग्ज़ाम में भी आपके अब ज़्यादा समय नहीं है। अगर आप PGT के लगभग सभी सब्जेक्ट का आ चुका है, TGT का भी आजकल में वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। कुछ सब्जेक्ट का आ चुका है, कुछ का रिलीज़ कर दिया जाएगा सिलेबस। हमारी आप टेलीग्राम पर अगर ऐड हैं तो वहाँ पर आपको वो डायरेक्टली लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। सेकंड चीज़ कि अब मई आधा ऑलमोस्ट निकल चुका है। अब आपकी जो एग्ज़ाम्स हैं जून जुलाई से वो स्टार्ट हो जाएंगे। अभी कोई डेट फिक्स नहीं है, लेकिन जून जुलाई आप जुलाई मानकर चलिए स्पेसिफिकली। जो टीचिंग एग्ज़ाम के एस्पिरेंट हैं TGT PGT के और PRT का भी आपको तभी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है। तो अब तक मैंने आपको 11 या 12 मॉक टेस्ट जनरल अवेयरनेस के करा दिए। इसमें हर मॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चंस को करते हैं, और वो इसीलिए कि आपके साथ ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, पूरा कंप्लीट नहीं हो सकता। तो मैं ज़्यादा आपको DSSB के पैटर्न पर बेस्ड, प्रीवियस ईयर पर बेस्ड क्वेश्चंस करा रही हूँ। तो क्योंकि एग्ज़ाम में अब ज़्यादा समय नहीं है, तो अब मैं आपके लिए कुछ मैराथन क्लासेस भी लेकर आऊँगी, जिसमें हम फ़िलहाल इस क्लास में आज हम 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चंस को। तो बहुत बढ़िया और यूज़फुल सेशन होने वाला है, एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। 50 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। ठीक है, पहली बार अगर आप जुड़ रहे हैं तो पूरा वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखना चाहिए, जिससे आपको डेफिनेटली रियलाइज़ होगा कि यहाँ पर आपको बेनिफिशियल चीज़ें मिलती हैं। बाकी अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने पहले मॉक टेस्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट है GA मॉक टेस्ट के नाम से, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट हर चीज़ की बनी हुई है, जो भी इस पर चीज़ें चल रही हैं चैनल पर, वहाँ पर तो आप देख सकते हो। एक दिन आपको सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करा रहे हैं, सीटेट वालों के लिए जो कि सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और एक दिन DSSB के लिए जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट चल रहा है। तो इसी क्रम में बढ़ते हुए आगे अब हम आज का जो अपना मॉक टेस्ट कह लीजिए या एक मैराथन क्लास कह लीजिए, उसको शुरू करते हैं। हमेशा मेरी कोशिश यही है कि कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएं, और ये बात आप आज के सेशन से डेफिनेटली समझ जाएंगे। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अब शुरू करते हैं। 1 लाइनर फॉर्म में क्वेश्चंस होंगे और 50 क्वेश्चंस टोटल है। पूरा वीडियो देखना। कुछ ईजी क्वेश्चंस भी हैं, मॉडरेट भी हैं और टफ लेवल के भी हैं। सब क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। जितना आपका स्कोर बनता है, ठीक है, ईमानदारी से आपको बाद में कमेंट बॉक्स में वो मेंशन करना है। अब हम वीडियो आज का शुरू करते हैं। काफ़ी बातचीत हो चुकी है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक्स, स्पोर्ट्स, लगभग हर चीज़ को हमने कवर करने की कोशिश करी है। तो हर सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है कि किस संघ को समुद्री अखरोट या सी वॉलनट के नाम से भी जाना जाता है। ये चिंता बिल्कुल इंग्लिश वाली मत करना कि इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं, इंग्लिश में मैं बोलूँगी, हिंदी में यहाँ पर लिखा होगा। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला इज़ ऑल्सो नोन एज सी वॉलनट। कौन से फाइला को सी वॉलनट भी कहा जाता है? तो उसका नाम है टेनोफोरा। ये बायोलॉजी का आपका सवाल है। समुद्री अखरोट या सी वॉलनट कहते हैं किस संघ को? ठीक है, कौन से फाइला को कहते हैं? तो वो है टेनोफोरा। टेनोफोरा संघ को ही क्या कहा जाता है? सी वॉलनट या समुद्री अखरोट। PDF भी आपको ये दे दी जाएगी। कहाँ पर मिलेगी? सेशन के एंड में बता दूंगी। तो टेनोफोरा, जो टेनोफोरा आपका संघ है, वो समुद्री अखरोट या सी वॉलनट कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। खरीफ की फसल का एक एग्जाम्पल है, तो वो है मक्का। ठीक है, खरीफ की फसल की अगर हम बात करें तो कई सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन इनमें से यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा मक्का। कौन सा एग्जाम्पल है खरीफ क्रॉप का? तो इनमें हो जाएगा मक्का, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेज़। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। अब एक दो नाम और बता देना कि खरीफ क्रॉप में कौन कौन से और फसलें आती हैं। यहाँ पर मक्का के, मेज़ की हमने बात कर ली है, तो मेज़ किसका एग्जाम्पल है? खरीफ क्रॉप का। ये आपको याद रखना है। तो ज़्यादा फास्ट नहीं, पर थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे क्योंकि 50 क्वेश्चंस करने हैं। अगला सवाल है कि किस राज्य को भारत का ऑर्किड राज्य के रूप में भी
जाना जाता है, विच स्टेट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑर्किड स्टेट ऑफ इंडिया। तो अरुणाचल प्रदेश को भारत का ऑर्किड स्टेट कहा जाता है। ऑर्किड स्टेट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश को। या अरुणाचल प्रदेश को क्या कहा जाता है? ऑर्किड स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, भूलेंगे नहीं आप, एक बार यहाँ पर पढ़ लिया तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, और पीडीएफ रिवाइज करके तो आपका बिल्कुल वो चीज़ क्या हो जाएगी? पक्का हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस मृदा को ऊसर मृदा के नाम से भी जाना जाता है? यहाँ पर बात हो रही है सॉइल की, यानी कि मिट्टी की। ठीक है, कौन सी सॉइल? विच सॉइल इज़ ऑल्सो नोन एज ऊसर सॉइल। तो जो लवणीय मृदा होती है, सलाइन जो आपकी सॉइल होती है, सलाइन यानी कि लवणीय। ठीक है, सलाइन यानी कि जो लवणीय मृदा होती है उसको ऊसर मृदा के नाम से भी जाना जाता है, और ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, DSSB में पूछा गया सवाल है। तो याद रखिएगा, जो लवणीय मृदा होती है उसे ऊसर मृदा भी कहते हैं। ऊसर सॉइल किसको कहते हैं? जो कि सलाइन सॉइल होती है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 5, किसे पौराणिक नदी के नाम से भी जाना जाता है? पौराणिक रिवर। ठीक है, पौराणिक रिवर, विच ऑफ द विच रिवर इज़ नोन एज पौराणिक रिवर। तो सिंधु जो रिवर है आपकी, जो सिंधु नदी है, इंग्लिश में इसको हम इंडस बोलते हैं, इंडस रिवर या सिंधु नदी, ये जो है आपकी जानी जाती है पौराणिक नदी के नाम से, पौराणिक रिवर के नाम से। सिंधु यानी कि इंडस रिवर आपकी जानी जाती है। स्टैटिक जीके से भी सवाल यहाँ पर होंगे, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। कलसूबाई किस राज्य की सर्वोच्च चोटी है? और इम्पॉर्टेंट सवाल है, कलसूबाई इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ विच स्टेट? तो कलसूबाई आपके आ जाती है महाराष्ट्र में। कैसे कनेक्ट करोगे इसको? अब आपने सुना होगा ना, बाई और कुछ इस तरह के जो बाई शब्द होते हैं, बाई, आई, ये शब्द यूज़ किए जाते हैं महाराष्ट्र में। काफ़ी आपने सीरियल वगैरह मूवी में भी देखा होगा। तो कलसूबाई जो है ये हाईएस्ट पीक है महाराष्ट्र की, याद रखेंगे। क्लियर है आपको? पढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 7, एक महिला द्वारा अध्यक्षता की जाने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टू बी प्रिसाइडेड बाय अ लेडी। कब किया गया था? कौन सा सेशन कह रहे हैं? कांग्रेस का पहला ऐसा अधिवेशन जो किसी लेडी ने अध्यक्ष किया था, यानी कि वो उसकी प्रेसिडेंट थी, पहली अध्यक्ष, तो 1917 में हुआ था। अब वो लेडी कौन थी और ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या वो सरोजिनी नायडू थी, या वो कोई फॉरेनर लेडी थी? तो मैंने आपको हिंट दे दिया है, क्या सरोजिनी नायडू थी, ठीक है, या फिर कोई फॉरेनर लेडी थी, ये आपको बताना है। और ये कहाँ पर हुआ था ये भी आपको बताना है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 7th जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसका मैं आंसर आपको बता देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो थी एनी बेसेंट। ध्यान से सुनिएगा आप इसको। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी जिन्होंने अध्यक्षता करी थी राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की, वो थी एनी बेसेंट, जो कि 1917 में की थी। और ये अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? कैलकाटा में हुआ था। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर कर दें, अगर हम पूछे पहली भारतीय महिला, इंडियन फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इंडिया या ऑफ इंडिया, तो भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू जी। ठीक है, भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी, वो सरोजिनी नायडू। लेकिन ओवरऑल सिर्फ पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट 1917 में, और कैलकाटा में ये अधिवेशन हुआ था। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा वेद युद्ध से संबंधित है? ठीक है, कौन सा वेद युद्ध से संबंधित है? विच वेदा इज कंसर्न्ड विद वॉरफेयर? तो अगर युद्ध की बात आ जाती है कि युद्ध से कौन सा वेद रिलेटेड है, तो वो है धनुर्वेद। ठीक है, विच वेद इज कंसर्न विद वॉरफेयर? तो जब भी वॉर, युद्ध की बात आएगी तो धनुर्वेद जो आपका है ये वॉर से रिलेटेड है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब मैं अगले क्वेश्चन पर आ जाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा सवाल है, ये भी आपका हिस्ट्री से है। क्वेश्चन है कि कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रे किस राजा के न्यायालय में आए थे, या किस न्यायालय में इन्होंने दौरा किया था? कैप्टन हॉकिंस एंड सर थॉमस रे विजिटेड द कोर्ट ऑफ हुम? तो ये आए थे जहांगीर के दरबार में। न्यायालय बोल दी जाए, दरबार बोल दिया जाए, ठीक है, कोर्ट बोल दिया जाए, तो कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस
एंड सर थॉमस रे ये जहांगीर के दरबार में आए थे। याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रॉम हिस्ट्री। ऑलराइट, तो जहांगीर के दरबार में आए थे। हिस्ट्री से एक और इम्पॉर्टेंट सवाल, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन वॉज फॉट इन विच ईयर? तो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। क्या तराइन के 3 युद्ध हुए थे? 3 युद्ध हुए थे, पहला, दूसरा और तीसरा। दूसरा अगर 1192 में हुआ था तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तराइन का पहला वॉर कब हुआ था और तराइन का थर्ड वॉर कब हुआ था। लेकिन ये ज़रूर याद रखना कि तराइन का जो सेकेंड वॉर है वो 1192 यानी कि 1192 में हुआ था। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सारे वो क्वेश्चंस हैं या तो DSSB में पूछे गए हैं या SSC में पूछे गए हैं जिनका पैटर्न DSSB फॉलो करता है। एक भी 50 में से ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो DSSB के कंसेप्ट से हटकर हो, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल चिंता मत करिएगा कि क्वेश्चन कोई इजी है या टफ़ है या अजीब है, सब उसी के पैटर्न को फॉलो करते हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। किसे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाना जाता है? हालांकि दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो ये इम्पॉर्टेंट सवाल है। हु वॉज नोन एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? तो वो थे GK गोखले, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले जी। तो महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे, पॉलिटिकल गुरु किसको मानते थे? तो वो मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 12, किसे अक्सर भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है? भारतीय इतिहास का पहला समाज निर्माता, हु वॉज नोन या कॉल्ड एज फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास का पहला एम्पायर बिल्डर कौन माना जाता है? तो महापद्म, उनका नाम है महापद्म या महापद्म आप कह सकते हो, ठीक है। तो महापद्म या महापद्म को भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता या फिर द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री माना या जाना जाता है। महापद्म का नाम आप नहीं भूलेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ऑप्शन जैसे ही आप एग्ज़ाम में देखेंगे आप मार्क कर देंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने बंगाली गीत वंदे मातरम लिखा हुआ है? हु रोड दी बंगाली सॉन्ग वंदे मातरम? तो बंकिम चंद्र चैटर्जी साहब ने वंदे मातरम लिखा है। दिस इज़ वेरी कॉमन क्वेश्चन। और जो जनगण मन है हमारा, ठीक है, तो वो किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और वंदे मातरम जो कि बंगाली गीत है ये बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखा है। बचपन में हमने खूब इनके बारे में पढ़ा है, लेकिन ऐसा ना हो कि अब आप भूल गए हो, तो आपको याद दिलाने के लिए क्वेश्चन था। अगला है किसने, ये बुक का नाम है टू किल अ मॉकिंग बर्ड, ये बुक लिखी है। इंपॉर्टेंट बुक्स ही आपसे पूछूंगी क्योंकि बुक एंड ऑथर से भी सवाल आपके एग्जाम में आता है। टू किल अ मॉकिंग बर्ड, ये बुक किसने लिखी है, इसके ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर हैं हार्पर ली। इस बुक के ऑथर कौन है? हार्पर ली हैं। फिर से पढ़ लीजिए, 2-3 बार पढ़ लीजिए जब तक आपको याद नहीं हो जाता। बुक एंड ऑथर से एक तो सवाल डेफिनेटली आएगा, कभी कभी 2 भी आ जाते हैं। 20 में से 20 सवाल आते हैं ना आपके जनरल अवेयरनेस में। और ये सेशन आपके हर टीचिंग एग्ज़ाम में काम आएगा। चंडीगढ़ का एग्ज़ाम हो, NVS हो जिसका नोटिफिकेशन वैकेंसीज़ का जल्दी आने वाला है, हर उस एग्ज़ाम में जहाँ जनरल अवेयरनेस आती है, ये इक्वली इम्पॉर्टेंट सेशन है हर उस एग्ज़ाम के लिए। टू किल अ मॉकिंग बर्ड जो ये बुक है लिखी है हार्पर ली ने। याद रखिएगा नाम, हार्पर ली ने बुक लिखी है टू किल अ मॉकिंग बर्ड, हार्पर ली, ठीक। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन 15 है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ध्यान से सुनिएगा तो एक ही बार में आप समझ जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से हम इंस्पायर हैं या हमने उधार ली है? कौन सी अवधारणा? न्यायिक पुनरावलोकन की। अब इंग्लिश में सुनना, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है जुडिशियल रिव्यू लेने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो ये USA से ली गई है, अमेरिका से ली गई है, याद रखना। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन की जो कंसेप्ट है वो USA से लिया गया है, बस इतना आपको याद रखना है।
अब पिछले हमने मॉक टेस्ट में और उससे पिछले में भी शायद ये इसी तरह के पढ़े थे कि ये हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है, ये कौन से देश से बोरो किया गया है। तो हर सेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16 और ये बहुत इजी सा सवाल है, आपको डेफिनेटली पता होगा। किसे भारत के संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। हु रिकग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो बी आर अम्बेडकर जी को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। अब ये आप क्वेश्चन देख के बोलोगे मैम इज़ इट इम्पॉर्टेंट? येस, ये DSSB में पूछा गया सवाल है। इस तरह के भी सवाल आ जाते हैं, तो अगर इस तरह के सवाल जल्दी से वैसे रिपीट नहीं होते हैं DSSB में क्वेश्चंस, लेकिन बाई चांस रिपीट हो जाए तो ऐसा ना हो कि हमसे छूट जाए, तो इसको भी हम इसलिए यहाँ पर पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि किस भगवान की पूजा करते समय पेरिनी नृत्य रूप का प्रदर्शन किया जाता है? किस भगवान की पूजा करते समय, ठीक है, ये आपसे पूछा है यहाँ पर जी। सो क्वेश्चन है पेरिनी डांस फॉर्म इज परफॉर्म्ड वाइल वर्शिपिंग विच लॉर्ड? कौन से भगवान की पूजा करते समय पेरिनी डांस फॉर्म परफॉर्म की जाती है? तो भगवान शिव जी की पूजा करते समय। याद रखना, ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस होते हैं और ये इम्पॉर्टेंट भी होते हैं, ठीक है। पेरिनी नृत्य जो है, पेरिनी डांस फॉर्म जो है, वो भगवान शिव की पूजा करते समय परफॉर्म की जाती है। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सागा दाओ, देखो इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म और इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल जो स्टेट के होते हैं, उनसे मैं आपसे हर मॉक टेस्ट में क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इसमें भी लाई हूँ, क्योंकि स्टैटिक जीके का पोर्शन होता है और ज़रूर 1 से 2 सवाल आते हैं। एक डांस फॉर्म से आ जाएगा और एक आ जाएगा फेस्टिवल से, इसलिए ये सवाल आपके सामने है। सागा दाव त्यौहार इनमें से कौन से राज्य में मनाया जाता है? सागा दाव फेस्टिवल एसोसिएटेड विद विच स्टेट? तो ये सिक्किम। सा से सागा, सा से सिक्किम, इस तरह से करके कनेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है। सागा दाव ये भी DSSB में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। सागा दाव रिलेटेड टू विच स्टेट? सिक्किम। और ये क्या है? वहाँ का त्यौहार यानी कि फेस्टिवल है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। 19 और 20 देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को स्थायी रूप से कब मुंबई में शिफ्ट किया गया? पहले मुंबई में हेडक्वार्टर नहीं था। अच्छा, आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में है, महाराष्ट्र, मुंबई में। लेकिन पहले मुंबई में नहीं था, ये मुंबई में परमानेंटली शिफ्ट किया गया है 1937 में, याद रखना। सो द RBI वॉज परमानेंटली मूव्ड टू मुंबई इन 1937। क्लियर हो गई इतनी बात आपको? 25 क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, आपसे कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है, एग्ज़ाम के बारे में ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो 1937 में जो RBI का हेडक्वार्टर था वो शिफ्ट किया गया था मुंबई में परमानेंटली 1937। अगले सवाल पर आते हैं 20th। ये आपसे कहता है कि जो आधुनिक आवर्त नियम है वो बताता है कि तत्व के गुणधर्म उनकी किसका आवर्ती फलन है? ये सवाल है। अब आप बोलेंगे मैम इंग्लिश में भी बताइए, समझ नहीं आ रहा, बहुत लोग यहाँ पर इंग्लिश बैकग्राउंड से होंगे, तो सुनिए। द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर। किसका? तो देखिए जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स हैं दे आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक। इंग्लिश में एक बार और पढ़ती हूँ, फिर हिंदी में आएंगे। So the modern periodic law states that properties of elements are a periodic function of their atomic number. आधुनिक आवर्त नियम बताता है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक का आवर्ती फलन होते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? बढ़े अगले क्वेश्चन पर। 21 आपसे कहता है कि किस संघ के सदस्यों को आमतौर पर स्पंज के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बायोलॉजी से, बहुत ही अच्छा सवाल है। सो मेंबर्स ऑफ विच फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस? ठीक है, मेंबर ऑफ विच फाइलम कॉमनली नोन एज स्पॉन्जीज? किस संघ के सदस्यों को स्पंज भी कहा जाता है? तो पॉरीफेरा। पॉरीफेरा को याद रखना, पॉरीफेरा संघ के जो सदस्य कह लीजिए, मेंबर कह लीजिए,
उन्हीं को हम स्पॉन्ज भी या स्पंज भी कहते हैं। तो स्पंज, पोरिफेरा कनेक्ट करके याद कर लीजिएगा। अगला है 22, किस पर्वतमाला को बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है? विच रेंज इज़ ऑल्सो नोन एज आउटर हिमालयाज, बाह्य हिमालय यानी कि आउटर हिमालय। कौन सी रेंज को, कौन सी पर्वतमाला को बाह्य हिमालय या आउटर हिमालय कहते हैं? तो वो है शिवालिक। शिवालिक को हम आउटर हिमालय भी या बाह्य हिमालय भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। शिवालिक इज़ ऑल्सो नोन एज आउटर हिमालयाज। नेक्स्ट है 23, महानदी की उपनदी पूछी है यहाँ पर आपसे। ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी की उपनदी कौन कौन सी हैं? तो ये 3 नाम हैं, ये तीनों अलग अलग हैं। तो महानदी की उपनदी सुन लीजिएगा ध्यान से, उपनदी भी पूछी जाती है। जो ट्रिब्यूटरी है ना, वो पूछी गई हैं महानदी की, ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी। तो एक है ओंग, एक है तेल और एक है हसदेव। यस, थोड़े अजीब नाम है पर हैं। तो बात हम कर रहे हैं महानदी की उपनदी की, तो एक नाम आपका आ जाता है ओंग, एक आ जाता है तेल और एक आ जाता है हसदेव। इंग्लिश में भी यही नाम है, ठीक है। महानदी की तीनों उपनदी हैं, ओंग, तेल, हसदेव। अब आप भूलेंगे नहीं, जब आपको एग्ज़ाम में ऑप्शन दिखेगा तो आप डेफिनेटली सही मार्क करके आएंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 24 और 25, देख लेते हैं। कहता है कि जवाहर रोजगार योजना, ध्यान से सुनिएगा, जवाहर रोजगार योजना का नाम बदलकर 1 अप्रैल 1999 को क्या किया गया? तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कर दिया गया। रोजगार हटा दिया गया और ग्राम समृद्धि जोड़ दिया गया। इंग्लिश में सुनिएगा, जवाहर रोजगार योजना वॉज रीनेम ऑन 1 अप्रैल 1999 एज जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। स्कीम से भी सवाल एग्ज़ाम में आते हैं। स्टेट की जो फेमस स्कीम्स होती हैं और सेंटर की जो स्कीम्स होती हैं उनसे भी सवाल आते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, खासकर जो करंट में लॉन्च हुई होती हैं उनसे आते हैं या फिर जो बहुत चर्चा में होती है। तो जवाहर रोजगार योजना का नाम क्या हो गया? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। 25वां सवाल है हमारा, गुप्त साम्राज्य की पहली राजधानी कहाँ पर थी? द फर्स्ट कैपिटल ऑफ गुप्ता एम्पायर वॉज लोकेटेड एट पाटलिपुत्र। तो गुप्त साम्राज्य की पहली कैपिटल थी पाटलिपुत्र। इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, एंशियंट हिस्ट्री से आपका ये सवाल है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है कि गुप्त साम्राज्य की पहली राजधानी कहाँ पर थी? पाटलिपुत्र। या पाटलिपुत्र किसकी पहली राजधानी थी? गुप्ता एम्पायर की, ठीक है। यहाँ पर हमारी 25 सवाल हो चुके हैं और अगर मैं टाइम की बात करूँ तो अभी 25 मिनट भी नहीं हुए हैं, ठीक है। तो हमारी स्पीड जो है बहुत अच्छे से चल रही है। जहाँ पर हमें टाइम देने की ज़रूरत है हम वहाँ पर टाइम भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं दे रहे। अब मैं जल्दी जल्दी कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ, ठीक है। 25 क्वेश्चंस और हैं। देखिए अभी तक हमने, शायद मुझे ध्यान है जहाँ तक 11 मॉक टेस्ट हमने कर लिए हैं और एक मॉक टेस्ट में हम 20 क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो 220 क्वेश्चन तो आपके ये हो गए, 220 जनरल अवेयरनेस के। 50 क्वेश्चंस आज हो जाएंगे तो ये आपका हो गया 270 क्वेश्चंस हो गए। अब आपको ना प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा DSSB PYQ। देखिए आपके ही काम की चीज़ मैं बता रही हूँ, कोई आपसे मैं ये नहीं कह रही कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। DSSB PYQ में तब आप जाओगे वहाँ पर आपको जनरल अवेयरनेस की PYQ की काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी, हिंदी की भी वीडियोस वहाँ पर हैं जनरल अवेयरनेस की, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो यहाँ से आपके बल्क में क्वेश्चंस इकट्ठे हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। इकट्ठे करने का तो मतलब नहीं है, पढ़ने से मतलब है। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि उनको भी अगर आपके पास समय है तो ज़रूर पढ़ लेना, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और यहाँ पर आपको बहुत कम टाइम में मैं ज़्यादा क्वेश्चंस कराती हूँ, टाइम आपका बिल्कुल वेस्ट नहीं होता है। अच्छा, जो लोग TGT PGT वाले सब्जेक्ट की जो पेडागोजी आती है, टीचिंग मेथडोलॉजी, TGT में 10 नंबर की आती है और PGT में 20 नंबर की आती है, उसको भी पूछ रहे हैं कहाँ से करें। मैंने हमेशा ये बोला है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए कहीं से भी उनके, बस उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। CTET पर बेस्ड ही उसका सिलेबस होता है, जो वो 10 या 20 नंबर की पेडागोजी आती है। और टीचिंग मेथडोलॉजी के मैंने 5 से 6 सेशन कराए हैं, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, PYQ वाली ही, तो वहाँ से आप देख सकते हो।
ठीक है। तो PYQ आप इसके लिए सफिशेंट है, क्योंकि आपको अपना सब्जेक्ट भी तो पढ़ना है, जो कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस दे दिया है DSSB ने। अभी तक के जो सब्जेक्ट का सिलेबस DSSB ने दिया है PGT के, वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा। TGT का भी ब्रॉड ही रहता है, तो आप उसको ही कंप्लीट कर लें ज़्यादा वही इंपॉर्टेंट। तो पेडागोजी पर इतना समय मेरे अकॉर्डिंग देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर आपका कोई सजेशन है, कोई सेशन से रिलेटेड फीडबैक है, तो वो आप वीडियो के एंड में बाद में कमेंट बॉक्स में जाकर दे देना, या आपको कोई स्पेशल सेशन चाहिए कि मैम इस पर आप सेशन करा दीजिए, या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अब आगे सेशन शुरू करें, क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करते हैं, ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। व्हेन वॉज द बैटल ऑफ बक्सर फॉट? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। तराइन का सेकंड वॉर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया, बक्सर का हो गया, और रोज़ कोई ना कोई युद्ध कवर हमारा हो जाता है सेशन में, ठीक है। तो बक्सर का वॉर कब हुआ था? 1764, 1764 में, याद रखिएगा 1764 में वॉर ऑफ बक्सर हुआ था। अगला है क्वेश्चन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, 27, कौन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का पहला सदस्य बना था? भारतीय, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स? तो वो थे दादा भाई नेहरूजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले सदस्य भी कौन बने थे? दादा भाई नेहरू जी ही बने थे। अगला सवाल, ये DSSB में पूछा गया सवाल है कि योगी आदित्यनाथ का वास्तविक नाम क्या है? अब आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी, और इनका वास्तविक नाम है अजय सिंह बिष्ट। DSSB ने सवाल पूछा है एग्ज़ाम में, ठीक है, तो याद रखना अजय सिंह बिष्ट इनका रियल नेम है। अगले सवाल पर आ जाते हैं, फिर एक बुक एंड ऑथर से सवाल है, और ये जो अमीश त्रिपाठी साहब हैं बहुत फेमस ऑथर हैं, इनकी बुक से सवाल पूछा जाता है। सवाल है, यानी कि बुक का नाम है द सीक्रेट ऑफ द नागास। बुक का नाम है द सीक्रेट ऑफ द नागास, किसने लिखी है? अमीश त्रिपाठी जी ने। द सीक्रेट ऑफ नागास बुक इज़ रिटन बाय अमीश त्रिपाठी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सीक्रेट ऑफ नागास की जहाँ बात आएगी तो अमीश त्रिपाठी आपका सही उत्तर होगा। बढ़ें अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 30, नुआखाई एक कृषि त्यौहार है जो किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टैटिक जीके का, कई बार एग्जाम में आया है। तो नुआखाई उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है। नुआखाई कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो नुआखाई कृषि त्यौहार है जो उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 31, किस लोक संगीत में महाभारत की गाथाओं को लोक गाथा के रूप में गाया जाता है? ये भी DSSB में आया हुआ सवाल है। पंडवानी। कुछ देखिए जो अलग सवाल है ना, ये मैंने जानबूझ के PYQ से ही लिए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको उसी से मिलेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस अलग से भी जो कॉमन आते ही आते हैं वो मैंने डाले हैं, लेकिन इस तरह के मैंने DSSB से ही लिए हैं, जिससे आपको पता चले कि इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। तो सवाल है, इन डैश फोक म्यूज़िक टेल्स फ्रॉम महाभारत आर संग एज अ बैलेड, यानी कि किस लोक संगीत में? तो पंडवानी लोक संगीत में महाभारत की गाथाओं को लोक गाथा के रूप में गाया जाता है। कौन से लोक संगीत में, कौन से फोक म्यूज़िक में? पंडवानी। तो पंडवानी की बात आएगी तो महाभारत की लोक गाथाओं की बात आती है। अगला सवाल है 32, ये इकोनॉमिक्स से आपका सवाल है और इम्पॉर्टेंट है। किन बैंकों का नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था? तो इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, याद रखना है इनका नाम। इलाहाबाद, अब तो ये मर्ज हो गए हैं बैंक, ठीक है। इलाहाबाद, बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इनका 1969 में राष्ट्रीयकरण हुआ था, 1969 में नेशनलाइजेशन हुआ था। इलाहाबाद, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन अलग है, ये यूनाइटेड है, ठीक है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे बिना बुझा चूना के रूप में जाना जाता है? विच इज़ ऑल्सो नोन एज क्विक लाइम। क्विक लाइम कौन सा है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड आपका क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है, बिना बुझा चूना जिसे कहते हैं। बिना बुझा चूना, केमिस्ट्री से सवाल है, बिना बुझा चूना यानी कि क्विक लाइम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, CaO,
ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? बिना बुझा चूना। या कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? क्विक लाइम। ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है, तो दोनों तरह से आप याद रखिए। अगला इंपॉर्टेंट सवाल फिजिक्स से आपका हम ले लेते हैं 34। विद्युत चुंबकीय विकिरण का क्या गुण है? आपसे पूछा है विच आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की आपसे यहाँ पर पूछी है प्रॉपर्टीज़। तो देखिए, एक पहली प्रॉपर्टी पहले पढ़ लेते हैं हम यहाँ पर हिंदी में, फिर इंग्लिश में। जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं उनमें ऊर्जा और संवेग होता है। एनर्जी, आप इसमें क्या होती है? एनर्जी भी होती है और मोमेंटम भी होता है। दूसरा, वो अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में संचारित होती हैं। दे प्रोपेगेट एज ट्रांसवर्स वेव्स, और वो प्रकाश के वेग के साथ संचारित होती हैं। दे प्रोपेगेट विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो अगर हम विद्युत चुंबकीय विकिरण की बात करें तो दे कंटेन एनर्जी एंड मोमेंटम, दे प्रोपेगेट ट्रांसवर्स वेव्स एंड दे प्रोपेगेट विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। और हिंदी में फिर से आप पढ़ सकते हैं जो यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, ये याद रखिएगा। अगला है 35 आपसे पूछ रहा है कौन सी मिट्टी जिसे स्थानीय रूप से रेगुर कहा जाता है, कपास, गेहूँ, अलसी, बाजरा, तंबाकू, तिलहन के उत्पादन के लिए उपयोगी है। यहाँ पे आपको ना कई क्वेश्चन के आंसर मिल गए। आपसे पूछा जा सकता है कपास कैसी मिट्टी में उगाया जाता है, आप बोलोगे रेगुर या काली मिट्टी को ही हम रेगुर कहते हैं। इंग्लिश में भी आएंगे, पहले हिंदी में देख लीजिए। काली मिट्टी को ही रेगुर भी कहते हैं। ठीक है, अब काली मिट्टी में क्या क्या उगाया जाता है? कपास, गेहूँ, अलसी, बाजरा, तंबाकू, तिलहन। ठीक है, तो इंग्लिश में आ जाओ अब। सो जो ब्लैक सॉइल है दैट इज़ लोकली कॉल्ड रेगुर इज़ वाइडली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग कॉटन, वीट, लिंस्ट, मिलेट्स, टोबैको एंड ऑयल सीड्स। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब अगले पर बढ़ते हैं। 36 लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ विच रिवर? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। इस तरह के सवाल भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। बाबर ने खानवा में मेवाड़ के राणा सांगा को कब हराया था? तो 1527 में। बताना कि कौन सा वॉर था जब बाबर ने राणा सांगा को हराया था, कब? 1527 में। तो ये कौन सा वॉर था? क्या पानीपत का वॉर था तो कौन सा था? बताना कमेंट बॉक्स में। बाबर ने राणा सांगा को हराया था 1527 में, कौन से वॉर में? बताना है कमेंट बॉक्स में। 1527 में ये हुआ था, ये याद रखना। 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी किसने? जवाहरलाल नेहरू साहब ने। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया कि हु प्रेसिडेंट ओवर दी लाहौर सेशन ऑफ INC ऑफ 1929। तो याद रखना कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें थोड़ा यहाँ पर मैं पॉज हो जाती हूँ जिससे आप ध्यान से पढ़ लें, अपने माइंड में इसको अच्छे से रख लें। अगला है क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की विशेषता किस देश के संविधान से उधार ली गई है? इस तरह का एक सवाल हम कर चुके हैं, और एक और आ गया है। आपको पता है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन नहीं हो सकता केवल एक स्थिति के अलावा, परिस्थिति के अलावा, जब इमरजेंसी देश में लग जाए तब ही मौलिक अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है, अदरवाइज़ कभी नहीं किया जा सकता किसी भी सिचुएशन में। और ये जो चीज़ है हमने ली है जर्मनी से। किससे ली है? जर्मनी से हमने ये चीज़ जो है बोरो करी है या ली है। तो द फीचर ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो फ्रॉम जर्मनी। याद रखना, जर्मनी से ये चीज़ बोरो की गई है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 40 भारत के संविधान के भाग 10 में किस डैश अनुच्छेद शामिल हैं? पार्ट 10 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ आर्टिकल ऑन दी। तो ये बेस्ड है किस पर? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र पर, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ पर।
तो भारत के संविधान का भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के अनुच्छेद जो हैं वो ये इसमें शामिल हैं। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 41। कालबेलिया लोक नृत्य कौन से राज्य से संबंधित? मैंने बताया ना, फोक डांस और जो लोकल फेस्टिवल्स होते हैं स्टेट के, उनसे सवाल आते हैं, तो वही है। कालबेलिया जो डांस फॉर्म है ये कौन से स्टेट की है, आपसे ये पूछ रहा है। तो ये है आपके राजस्थान की डांस फॉर्म कालबेलिया। तो कालबेलिया की बात आए तो तुरंत पहुंच जाना राजस्थान, ठीक है। कालबेलिया डांस फॉर्म रिलेटेड टू राजस्थान। अगला सवाल है, भारत में कौन सा स्मारक है, कौन सा मॉन्यूमेंट है जो कि पेरिस के आर्क डी ट्रोम्फ से प्रेरित माना जाता है? तो विच ऑफ द मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया कंसीडर्ड टू बी इंस्पायर्ड बाय द आर्क डी ट्रोम्फ इन पेरिस? तो जो इंडिया गेट है वो उससे प्रेरित माना जाता है। इंडिया गेट पेरिस के आर्क डी ट्रोम्फ से इंस्पायर्ड माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 पर आ जाते हैं। किस प्रकार की कराधान प्रणाली में प्रत्येक आय स्लैब पर समान या स्थिर दर से कर लगाया जाता है? इकोनॉमिक्स से सवाल है, ठीक है। तो ये है आनुपातिक कर। कौन सा कर है? आनुपातिक कर। इंग्लिश में बता देती हूँ क्योंकि इकोनॉमिक्स के सवाल इंग्लिश में ज़्यादा समझ आते हैं। क्वेश्चन है, इन डैश टाइप ऑफ टैक्सेशन सिस्टम ईच इनकम स्लैब इज़ टैक्सड एज अ यूनिफॉर्म और फ्लैट रेट? तो उसको बोलते हैं प्रपोर्शनल टैक्सेस। अनुपातिक कर लिखा है ना यहाँ पर, ठीक है, उसको बोलते हैं हम प्रपोर्शनल टैक्सेस। ठीक हो गया, क्लियर हो गई इतनी बात? प्रपोर्शनल टैक्सेस होते हैं ये। अगले सवाल पर आते हैं। घंटा धातु, घंटा जो होता है, घंटा यानी कि बेल जो आपकी होती है वो एक मिश्र धातु है, दैट इज़ एन अलॉय। तो वो किससे मिश्र धातु का मतलब है? एक से ज़्यादा धातु से जो बने होते हैं वो मिश्र धातु होते हैं, अलॉय कहलाते हैं। तो जो बेल है, घंटा है, वो किस मिश्र धातु से बना है? तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो ताम्र और एक होता है टिन। ताम्र कहते हैं कॉपर को, ताम्र कहते हैं कॉपर को, और टिन तो टिन होता ही है। तो कॉपर और टिन से मिलकर बनती है बेल, याद रखना। अगला सवाल बायोलॉजी से आपका है। कुकुमरिया और एस्ट्योरहॉस ये किस संघ से संबंधित हैं? कुकुमेरिया एंड एस्ट्रियास बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला? संघ होता है फाइला। तो इकाई नोड माटा, इकाई नोड माटा संघ से यानी कि फाइला से ही रिलेटेड है। एक दो बार पढ़ लेना इस तरह के क्वेश्चंस को, ठीक है। थोड़े टफ होते हैं बायोलॉजी के नेम याद करना, पर एक दो बार पढ़ोगे तो ऑप्शन देखकर मार्क कर दोगे। कुकुमेरिया एंड एस्ट्रियोस ये फाइल कौन से फाइला से रिलेटेड हैं? इकाई नोड माटा। अगला सवाल है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विच इज़ द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड? तो बैकाल झील के बारे में आपने सुना है? बैकाल लेक के बारे में सुना है आपने? तो वो डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड है बैकाल लेक, याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कब हुमायूं ने बाबर को भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल क्षेत्र के शासक के रूप में दिल्ली के सिंहासन, बेसिकली पूछा है बाबर दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा था? तो 1530 में आया हुआ सवाल है, इम्पोर्टेंट है। बाबर दिल्ली के सिंहासन पर 1530 में बैठा था, सवाल है ये, ठीक है। आगे आ जाओ। किसके और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई थी? 1665 में, इम्पोर्टेंट सवाल है। पुरंदर की संधि से सवाल क्योंकि पूछा जाता है, ठीक है। तो सवाल क्या है? द ट्रीटी ऑफ पुरंदर इन 1665 वॉज साइन बिटवीन हुम एंड शिवाजी। तो पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में। एक चीज़, किस किस के बीच? शिवाजी और जयसिंह फर्स्ट के बीच। पुरंदर की संधि शिवाजी और जयसिंह फर्स्ट के बीच हुई थी। कब हुई थी? 1665, 1665 में। आइए अगले सवाल पर, आखिरी दो सवाल देख लेते हैं। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन किसने किया था? 1784 में। तो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई थी और विलियम जोन्स ने की थी। इम्पॉर्टेंट है ये भी सवाल, ठीक है। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई और किसके द्वारा हुई? विलियम जोन्स के द्वारा। आखिरी सवाल है, कौन सा अनुच्छेद धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव को रोकता है यानी कि निषेध करता है? इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है ये, आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। दिस इज़ इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऑफ इंडियन
कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बताया जाता है कि जो कि प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, ठीक है, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर अगर आप भेदभाव करते हो उसको ख़त्म करता है, निषेध करता है आर्टिकल 15। आपने मूवी देखी होगी, आर्टिकल 15 इसी पर बेस्ड है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चंस हो जाते हैं फिनिश। आई होप मैंने आपका ज़्यादा टाइम नहीं लिया और आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से मैं आप तक पहुँचा पाई होंगी। और इसके बदले में मुझे कुछ आपसे नहीं चाहिए, बस आप इसकी PDF लेकर भी अच्छे से रिवाइज़ कर लेना। और ये वीडियो अगर आप एंड तक देख रहे हो तो इसका मतलब आपको कुछ समझ आया है और आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दें, बिना लाइक किए बगैर ना जाएं अगर आपको अच्छी लगी है तो। और अगर आप आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे जब वीडियो आए, ठीक है, अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी अगर आपके दोस्त या फ्रेंड्स भी प्रिपरेशन कर रहे हैं DSSB की तो उन तक भी इस वीडियो को आप ज़रूर पहुंचाना। कोई टीचिंग ग्रुप होगा उसमें भी शेयर कर देना, ठीक है, जिससे ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएँ, अपनी वीडियो को पहुंचा पाएँ। PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से PDF ले लेना, अच्छे से रिवाइज़ कर लेना, ठीक है। वीडियोस आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, जितनी बार चाहे आप रिवाइज़ कर लीजिए। रिवाइज़ करने से क्या होता है, आपकी वो चीज़ पक्की हो जाती है, आप भूलते नहीं हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया है, जो भी मॉक टेस्ट हैं प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर PYQ वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अपनी तैयारी आप बढ़िया तरीके से करिए, बिल्कुल। अब आपको आराम वाले मोड में नहीं रहना, एक्शन वाले मोड में रहना है, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट अब आपकी कभी भी आ सकती है। तो मेरी तरफ से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।